अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम ऑटम 2025 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आईकेप के पास पेपर्स का इंतहाई सिंपल और आसान सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल है, और आपने छोटे सा एक नोट्स टू द अकाउंट्स बनाना था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट्स टू द अकाउंट में आप पॉलिसी बता देते हैं कि आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहे हैं या कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। साथ में आप मूवमेंट बता देते जनरली कि साल के शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, कितनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई, कितनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नई आ गई, उनका टोटल बता देते हैं। तो यही सारा काम यहाँ पर करना था। अब नोट्स वाला जो सवाल है उसकी प्रैक्टिस के लिए ये एक अच्छा सवाल है। इसमें एक छोटे से या कम आप कहने के डेटा में आपसे नोट्स टू दी अकाउंट्स प्रिपेयर करवाया गया। जब आप इस सवाल को करेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि भाई आप छोटे मोटे नोट्स टू दी अकाउंट्स बना सकते हैं। बड़े सवालों पे जाने से पहले ये छोटा सवाल करना आपके लिए फायदेमंद होगा। सवाल देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए सवाल जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर अ नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा ये याद रखिएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हवाले से नोट बनाना है, किसी और आईएएस का नोट नहीं बनाना। To be included in NL's financial statements for the year ended 31st December 2024, comparative figures are not required। अगर वो बोलते थे comparative figures are required तो पिछले साल भी equivalent amounts क्या होती वो मुझे दिखानी होती, और 8 मार्क्स का सवाल है। सवाल कहते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to the properties of Nylon Limited NL। NL owns 4 properties that were acquired in previous years 2023 and earlier। एनएल के पास 4 प्रॉपर्टीज हैं जो उसने 2023 या उससे पिछले सालों में परचेज करी थी। द फेयर वैल्यूज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट डेट्स आर एज फॉलोज, और इनकी मुख्तलिफ डेट्स पर फेयर वैल्यूज आपको दी हुई है। 1 जनवरी वाले दिन, 31 मई वाले दिन और 31 दिसंबर वाले दिन जो इनकी फेयर वैल्यूज होनी चाहिए प्रॉपर्टी ए की, बी की, सी की और डी की, वो आपको दी हुई है। प्रॉपर्टी ए वॉज एक्वायर्ड फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। ए को क्यों एक्वायर किया था? ताकि कैपिटल एप्रिसिएशन हो। इन्वेस्टमेंट करी है मैंने एक, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। अच्छा ए के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट नंबर 3 जो है वो बी और सी के बारे में है, पॉइंट नंबर 4 डी के बारे में है, पॉइंट 5 पॉलिसी के बारे में है और पॉइंट 6 डिप्रिसिएशन के बारे में। पहले तो इस सवाल को आप अच्छे से रीड कर लें। वीडियो को पॉज कर आई होप कि आपने सवाल को अच्छे से रीड किया होगा। अब हम प्रॉपर्टी ए की बात करता हूँ। प्रॉपर्टी ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। साल के शुरू में इसकी वैल्यू 740 थी, साल के आखिर में इसकी वैल्यू 760 है। और अगर 0.5 पढ़ते तो लिखा हुआ है एन एल अप्लाइज दी फेयर वैल्यू मॉडल फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। कंपनी फेयर वैल्यू मॉडल को इस्तेमाल करती है। जितना भी फेयर वैल्यू का ड्यूरिंग द ईयर गेन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हम IAS 16 का रीवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं, हम IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल पर हैं, जिसमें गेन या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। यहां पे रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। आ जाए देख लेते हैं कि क्या हुआ है। लिखा हुआ है नाइलॉन लिमिटेड कंपनी का टॉप पर आपने लिखना है नाम, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, ये लिखना भी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के नोट की बात हो रही है। आप इसके साथ कोई नंबर लिखेंगे, 1 या 2 या 3 या 4, कोई भी नंबर लिख सकते हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बोल्ड में हेडिंग देंगे। प्रॉपर्टी ए की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ए जो है उसकी ओपनिंग वैल्यू 740 है। क्लोजिंग वैल्यू या बैलेंस एसेट 31 दिसंबर यानी कि क्लोजिंग अमाउंट जो है वो 760 है। बैलेंस एसेट फर्स्ट जनवरी लिखा, बैलेंस एसेट 31 दिसंबर लिखा। जितना भी इसमें आपके पास चेंज है वो आपका फेयर वैल्यू गेन या लॉस है जो कि 20 का है। फेयर वैल्यू का गेन या लॉस जो है वो 20 का, वो आपने लिख दिया यहाँ पर। कैसे आया 760 और 740 के बीच का डिफरेंस। और इसके ये जो दो बीच की हेडिंग्स है ये दूसरे आपके पास प्रॉपर्टीज के लिए लिखी हुई हैं। अच्छा ये नोट भी आपने 1.1 कर लिखना है। क्या लिखना है? द फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। नोट्स टू दी अकाउंट्स में आप ये भी मेंशन करते हैं कि क्या आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं या कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा इसमें आप देखें कि प्रॉपर्टी ए, बी और सी नजर आ रही है, डी नजर नहीं आ रही।
तो हम बी और सी पे जाने से पहले डी की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है डी के बारे में? प्रॉपर्टी डी वॉज एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अनदर फैक्ट्री फॉर एनएल विच is scheduled for construction in 2026। IS 40 में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसमें वो एग्जाम्पल्स में लिखता है कि कौन सी चीज़ें आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएंगी और कौन सी चीज़ें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएंगी। अगर आपने प्रॉपर्टी डी इसलिए परचेज करी है कि जिस पे आप अपनी फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करोगे, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया में नहीं है। सर क्या ये कहीं लिखा हुआ है? जैसे कि मैंने कहा कि आईएएस में एक लिस्ट है जिसमें ये मेंशन है कि ये चीज़ें आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आ रही होंगी, ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रही होंगी। उस लिस्ट को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर सर ये बिल्कुल ही नहीं मेंशन कर रहा है इसको। जी हाँ, क्योंकि हमने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट बनाने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के या किसी और स्टैंडर्ड के नोट में हो सकता है प्रॉपर्टी डी आ रही हो, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो है उसकी मूवमेंट और उसके नोट्स टू दी अकाउंट्स बनाने थे। चले नहीं। अच्छा सर, ये पॉइंट नंबर 6 में जो डेप्रिसिएशन की बात लिखी हुई है, एनएल चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स एट 10% पर एनम यूजिंग दी स्ट्रेट लाइन मेथड एंड 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए एंड प्रॉपर्टी बी रिलेट्स टू द लैंड एलिमेंट। देखें, ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है ये अगेन आपको घुमाने फिराने के लिए लिखी हुई है। आप जब आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे होते हो तो एसेट्स को डेप्रिशिएट नहीं करते। फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे होते हो तो एसेट्स को डेप्रिशिएट नहीं करते। अब सिर्फ एक पॉइंट रह गया, पढ़ लेते हैं। ऑन 31 मई 2024 एनएल ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सी फ्रॉम टेनेंट्स। इसका मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सी जो है वो पहले किराए पर दी हुई थी, टेनेंट्स से मुझे उसकी पोजेशन मिल गई। किस दिन? 31 मई को। यानी कि 31 मई वाले दिन टेनेंट्स ने वो प्रॉपर्टी विकेट कर दी एंड शिफ्टेड इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी बी टू प्रॉपर्टी सी। और मैंने अपना हेड ऑफिस प्रॉपर्टी बी से सी में शिफ्ट कर दिया 31 मई को। इसका मतलब ये हो गया कि 31 मई तक तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी सी। 31 मई वाले दिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब आगे नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसमें मैं अपना हेड ऑफिस बना रहा हूं। वो IS 16 के एम्बेड में आ गई। जिस दिन ये IS 16 के एम्बेड में आ गई तो मुझे इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकालना होगा और IS 16 में डालना होगा। अब प्रॉपर्टी सी की 450 की वैल्यू 1 जनवरी को थी और 31 मई वाले दिन इसकी वैल्यू 510 थी और 31 दिसंबर वाले दिन इसकी फेयर वैल्यू 480 है। देखिए, 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो IS 16 में चली जाएगी। इसके बीच का अगर कोई फेयर वैल्यू का गेन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब प्रॉपर्टी सी किस तरह से नजर आ रही है? प्रॉपर्टी सी जो है उसका ओपनिंग 450 है, ठीक है। उस पे जो फेयर वैल्यू का गेन है वो 60 का है। 510 और 450 का डिफरेंस, यानी कि वो दिन जिस दिन इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल कर मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में शिफ्ट कर दिया, उस दिन की फेयर वैल्यू को और ओपनिंग फेयर वैल्यू को कंपेयर किया, वहां तक का जितना भी गेन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रांसफर टू ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 510, और इस दिन आप अपनी बुक से इस प्रॉपर्टी को निकाल देंगे। तो आप देखें 450 प्लस 60 माइनस 510, आंसर 0 आता है। अच्छा, आखिर का कॉलम तो टोटल का कॉलम है, ये तो आपने एडिशन से निकालना है। अब सिर्फ प्रॉपर्टी बी का कॉलम रह गया। प्रॉपर्टी बी वॉज रेंटेड आउट इमीडिएटली। प्रॉपर्टी बी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको इमीडिएटली रेंट किया है। और ये भी याद रहे कि पहले मेरा हेड ऑफिस प्रॉपर्टी बी में था। तो इसका मतलब 31 मई तक ये वाली प्रॉपर्टी मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी। 31 मई वाले दिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी है और इसको मैंने रेंट पर दे दिया है। ठीक है जी, 31 मई वाले दिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी है। द कैरिंग वैल्यू प्रॉपर्टी बी वॉज 650 मिलियन एज ऑन 31 May 2024। अब यहां पर एक और टेस्टिंग है और वो टेस्टिंग ये है कि प्रॉपर्टी बी जो है ना वो 31 मई तक मेरे पास IS 16 में थी। IS 16 के हिसाब से उसकी कैरिंग वैल्यू 650 थी। और इसकी जो जिस दिन मैंने इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से IS 16 में से निकाल कर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर किया,
उस दिन इसकी जो फेयर वैल्यू आ रही है वो 790 आ रही है। ठीक है जी। देखें दो चीजें हैं, एक है कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट जो है वो नेटवर्क वैल्यू का दूसरा नाम समझ ले, और साथ में आपके पास फेयर वैल्यू है जो कि 790 है। अब जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के आईएस के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे तो हम उस दिन उसको रिवैल्यू कर कर और उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। और हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है, तो वो जो फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट के बीच का डिफरेंस है वो आईएस 16 के हिसाब से डील होता है, उसको हमें अभी कंसिडर नहीं करना। हम तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ढांचा बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट्स टू दी अकाउंट्स बना रहे हैं। इसमें ये प्रॉपर्टी 790 पर, यानी कि इसकी जो उस दिन की पर्टिकुलरली फेयर वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। और फिर ईयर एंड तक भी ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू जो है वो 790 से 750 पर चली गई है, तो 40 का फेयर वैल्यू का लॉस है वो P&L में जाएगा। ये याद रहे कि मुझे यहाँ पर किसी और आईएएस का नोट नहीं बनाना। हाँ, दूसरे आईएएस के नोट्स में इस करंट जो जुमले लिखे हुए थे उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉपर्टी यहाँ से निकल रही है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जा रही है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट में नजर आएगी। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट से निकल के यहाँ पर आ रही है तो वहां से वो आउटपुट के तौर पर नजर आएगी, आउटफ्लो के तौर पर नजर आएगी, नेगेटिव के तौर पर नजर आएगी। तो बहरहाल ये हमारा एक छोटा सा नन्हा सा अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल था। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें मज़ीद क्लियर हुई होंगी और मज़ीद फ़ायदा हुआ होगा। इस सवाल की वीडियो को भी 2-3 बार देखिएगा और ये नोट खुद से बनाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।